थोड़ी सी क्वेश्चन करनी चाहिए। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है कि या तो एक बारी में ही क्लिक हो जाएगा या फिर आप बैठे रहोगे, आपका हो गई। और उसके लिए ना सर बहुत मतलब जैसे सर बोलते हैं कि 4 मिनट लगाओ मैक्सिमम, अगर मतलब हो जाए, हाँ अगले में चलो। पर ये हो जाता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी हो जाए तो हाँ ऐसे हो जाता है कि होगा होगा होगा, और उस चक्कर में फिर आप बैठे रहोगे। तो मतलब ये हाँ ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। ये सारी चीज़ें बोली हाँ। मैंने इसी करके, क्योंकि मैं ना बच्चों से मिलता रहता हूँ। वो देखो मेरे पढ़ाने से नहीं होने वाला, आपको एग्जाम में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। कल ही मैंने क्लास में भी बोला, मैं क्या मैंने पढ़ा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और आपके गांव आके मुझे और अच्छा लगा। और 12th तक आपने एक तहसील से पढ़ाई की है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप किस लेवल से उठे हो और किस लेवल पे आप पहुंचे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडिया रैंक 66। सर आपको भी बहुत थैंक यू। सर काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, मेरे स्कूल भी आए, आप बहुत पेशेंस दिखाए सर आपने, थैंक यू सो मच। तो सिमरन क्या मैसेज दोगे? जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट भी हैं, जो मान लो एक छोटे टाउन से पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं, वो एक मेट्रो सिटीज़ के बच्चों के साथ compete नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या मैसेज देना है उनको कि क्या ऐसा कुछ है या उनको वैसे ही डर लग रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने भी तैयारी दिल्ली से करी है, पर शुरू में कोचिंग ऑनलाइन ही ली थी अपने घर से। तो तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितने कंसिस्टेंट रहते हो। जो भी एक रेगुलर प्रोसीजर होता है, जैसे कि बेसिक सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, प्रैक्टिस करना, मॉक देना, जितना वो आप करोगे उतने ही आपके चांसेस बनेंगे। शहर या गाँव से उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता अब आज के दिन में। मैं स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा कि जो सिमरन किस जगह से 12th की है, हम थोड़ी बहुत फ़ोटो शेयर करेंगे आपके साथ। तो मैं भी यही मैसेज करूँगा कि आप मत सोचिए, बस आप कंसिस्टेंट रहना। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके थोड़ा और एक ही मैसेज दो यूपीएससी को लेके। कब आपने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, क्या आपका रहा है, अटैम्प्ट वाइज अटैम्प्ट आपको क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई और कौन से अटैम्प्ट में आपको सक्सेस मिली है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक ही मैसेज भी दें। सर मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में प्री नहीं हो पाया, और जीएस और सी सेट दोनों ही नहीं हो पाए थे। सेकंड अटैम्प्ट में सबको पता ही है, थोड़ा जीएस भी टफ था, सी सेट काफ़ी ज़्यादा टफ लगा मुझे, क्योंकि मेरी तो बैकग्राउंड भी नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ से मैं हूँ। 10th तक मैथ्स पढ़ी तब अच्छी लगी, लेकिन फिर तो प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई थी मेरी। तो उस वक्त तो पेपर देते हुए ये लग रहा था कि क्या ये कभी हो पाएगा, कि ऐसा पेपर आ गया है। फिर मैंने उसके लिए अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली, अपनी कमियां देखी। मेरी थोड़ी कंसिस्टेंसी का इशू था, रिवीजन का इशू था, प्रैक्टिस थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने ठीक करी। तो फिर 3rd अटैम्प्ट में प्री भी क्लियर हुआ, और उसी में फिर मेरा मेंस भी हो गया और इंटरव्यू भी। ओके। तो अभी जैसे मार्क्स आ चुके हैं, तो कैसा रहा? मतलब इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला? इंटरव्यू में तो सर 177 है। 177 हाँ जी। है, ओके। और ऑप्शनल क्या रहा है आपका?
ऑप्शनल सर मेरा हिस्ट्री था, उसमें क्यूमुलेटिव 270 मार्क्स हैं। 270 मार्क्स है हिस्ट्री ऑप्शन को लेते हो, तो हिस्ट्री जैसे कि बहुत बड़ा वास्ट ऑप्शन बोला जाता है, तो कैसे मैनेज किया? सर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से ही की है, तो एक बैकग्राउंड था, कंफर्ट था सब्जेक्ट के साथ। सिलेबस बहुत वास्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये मुझे रियलाइज़ हुआ जो मेंस और ऑप्शनल के बीच का एक वीक होता है उसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी प्रैक्टिस करना था, और सिलेबस ऑप्शनल का लग रहा था ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो मुश्किल थोड़ी सी हुई मुझे। पर उसमें भी रिवीजन की स्ट्रैटेजीज़ अगर हम सही रखें, जैसे कि जो टॉपिक्स अगर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं या फिर जो टॉपिक्स आपके अपने वीक हैं उनको फोकस में लेके बाकी को थोड़ी स्पीड रिकॉल करा जा सकता है। मैं उस टाइम इस चीज़ में फंस गई थी, मुझे हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है, तो वो वहाँ टफ लगा मुझे थोड़ा। बाकी ऑप्शनल हिस्ट्री थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। ओके, और लाइक जीएस के क्या आपने नोट्स बनाए थे या बिना नोट्स बनाए कुछ आपने कोई और स्ट्रेटजी फॉलो की थी? कुछ सब्जेक्ट्स में सर बेसिक बुक्स पे फोकस रखा, जैसे कि पॉलिटी है तो उसमें लक्ष्मीकांत बिल्कुल इतनी फेमिलियर हो गई थी, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार उसको पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिक नोट्स रखे थे, जैसे फाउंडेशन जो कोचिंग ली थी उसी के नोट्स को कंटिन्यू रखा, और जैसे कुछ सब्जेक्ट सर होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, उनमें ये ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, तो वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती थी अपना। ओके, तो जैसे पहले 2 अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं निकला, तो घर वालों की तरफ से क्या सपोर्ट रहा है, मतलब या कुछ प्रेशर भी रहा है कि बीइंग ए गर्ल चाइल्ड कि नहीं मुझे जल्दी ही सिलेक्शन लेना होगा, या घर वालों ने आपको कैसे सहयोग किया उस टाइम पे? सर घर वालों का सहयोग तो हमेशा से रहा है। पहले अटेम्प्ट में थोड़े पापा को उम्मीद थी, क्योंकि मैं टॉपर रही हूँ हमेशा से, तो उनको लगा था कि ये तो हो जाना चाहिए, प्री तो हो जाना चाहिए। पर उसके बाद उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरा थोड़ा, मैं भी काफ़ी घबरा गई थी, तो उन्होंने बहुत हौसला दिया। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खुल के तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रह के करती थी सर, तो थोड़ा प्रेशर उसका भी रहता था कि भाई हम घर से दूर हैं, यहाँ पे खर्चा हो रहा है, ORN की सिचुएशन आपको बिल्कुल पता ही है, तो वहाँ पे पेरेंट्स का साथ होना, फैमिली का साथ होना, मेरे भाई बहन भी हैं, वो भी मतलब उनको इस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर वो भी बोलते थे कि तेरा होगा, तू चिंता मत कर, तेरा होगा। तो वो बातें ना सर सबकॉन्शियसली इफेक्ट तो करती हैं हमें। तो मैं तो यही कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी। तो मतलब ऐसा है कि तीसरा अटेम्प्ट लगा बट फाइनली ये हुआ कि प्रॉपर आईएएस मिल रहा है। हाँ जी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, और हमारी मुबारकबाद के साथ साथ आपको भी मुबारकबाद, बिल्कुल, अपना तो एक ही क्योंकि जैसा कंट्रीब्यूशन तो आपका भी इतना ही था। और मैं जब आया ना, हर चीज़ें देखी कि मतलब इस एरिया से पढ़ के एक बच्चा 12th करता है और पेरेंट्स का इतना सहयोग, हरियाणा में जैसे गर्ल चाइल्ड को इतना आपने सहयोग किया। अब मेरी बात भी हुई सिमरन से कि 2 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, जल्दी पेरेंट्स ना 1-2 अटेम्प्ट का ही मौका देते हैं। आपने इनको ग्रेजुएशन कराई, पोस्ट ग्रेजुएशन कराई, तो मतलब आपका सहयोग बहुत ज़्यादा है। तो आप एक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पेरेंट्स को कि भैया उनके बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको कितना उन पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए, और क्या है मतलब आपको क्या लग रहा है कि पेरेंट्स का क्या रोल रहता है अपने बच्चे के लिए? सर देखिए, मैं एक तो है ना, मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि ये जैसे मेरी गुड़िया ही थी कि ये लड़की लड़का इसको छोड़ दो, ये पुरानी बातें हो गई हैं। और जब हमारी जो लड़कियां हैं ना, मैं क्योंकि मेरी गुड़िया है तो मैं थोड़ा इसी पे थोड़ा एम्फेसाइज करूँगा आपको। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, लड़कियां कहते हैं कि अब तो लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, बहुत आगे निकल रही हैं। लड़कियां, मेरा सोच ये है कि लड़कियां हमेशा से ही आगे थी। एक्चुअली में गलती हमारी थी, हम उनको मौका नहीं दे पा रहे थे। हम जब लड़की को पैदा होते ये कहते तो पराया धन है, अगले घर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके मन में आएगा कि फिर यहाँ के लिए मैं क्या करूँ, क्या करूँगी। बट मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, बच्चे, और आप थोड़ा अपनी परवरिश अच्छी कीजिए, अपने आप को भी सुधारिए। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। अपने आप को भी सुधारिए, जो सामाजिक बुराइयां हैं, नशा है, ये है, इनसे अपने आप को दूर रखिए अगर आपको बच्चों को अपना अच्छी शिक्षा देनी है। और जब आप अच्छी शिक्षा देंगे, उन पर विश्वास करोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बच्चा आपके विश्वास पे बिल्कुल 100 से भी 120% खरा उतरेगा। और ये मेरे लिए है ना, ऐसी कहीं सुनी बातें नहीं, ये एक वो कहते हैं ना कि आप प्रयोग द्वारा सिद्ध करो, ये प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ है मेरे लिए। हमने सिमरन पे
ऐसे विश्वास किया कि भाई बस बेटा तू जो करेगा हमारे लिए, हमने एक ही बात कही थी कि बेटा बस ये करना हमारे लिए कि हमारा सिर ऊंचा हो। तो बस वो इसने कहा कि पापा मेरा विश्वास करो, आपने तो पहले ही मेरा विश्वास, इसलिए मेरी नज़रों में आपका कद इतना ज़्यादा है कि आपने उस वक्त पे एक लड़की को रख लिया जिस वक्त पे हमारा तो आप तो जानते जींद का डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा वैसे भी बैकवर्ड है, तो लोगों को थोड़ा ऐसा होता है कि भाई लड़की लड़की है, और उस वक्त आपने ऐसा डिसीजन लिया। तो मैं तो आपको वैसे ही, आपका कद मेरी नज़रों में बहुत ऊंचा है और इसको कद को मैं कभी भी नीचे नहीं आने दूंगी, ऊपर ही जाएगा। और वो इसने करके दिखा, हमने भी विश्वास किया। बिल्कुल बिल्कुल। आके हमारे यहाँ स्पीतों में वो ड्रा निकाले थे। ओके। ये इसका जन्म 29 जून का है। अच्छा। तो 20 तारीख का ड्रा निकलना था, तो उसने हमने इसके लिए 40 नंबर चूज किया था भाई, 40 नंबर लेना हमने 1999 में। हाँ, पूरे 22 दिन की थी जब हमारे यहाँ मोटरसाइकिल निकली थी। और 23 का अटैम्प्ट थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया था मेरे लिए, और उस वक्त मुझे लगा था कि ये एग्ज़ाम कभी क्लियर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि CSAT भी उसमें अच्छा खासा टफ आया था। तो तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप IAS सेतु का कोर्स लीजिए CSAT का। तो तब हमने वो कोर्स लिया था दिसंबर में, और दिसंबर जनवरी फेब तक क्लासेस रही। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दिए, और मुझे IAS सेतु का कोर्स बहुत पसंद आया। अमित सर की क्लासेस थी, उनकी गाइडेंस थी, स्पेशली मेरे लिए बहुत कामयाब रही। CSAT के पेपर में मुझे याद है मैं क्वेश्चंस देख रही थी और मुझे लग रहा था ये भी किया है क्लास में, ये भी किया है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, मुझे आंसर ही पता था उस क्वेश्चन का। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। और मेरे लिए तो IAS सेतु ने कमाल कर दिखाया, और मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर किसी को मैथ्स में, रीजनिंग में स्पेशली डिफ़िकल्टी फेस होती है, नंबर सिस्टम, ट्रेन्स, ये जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं, सर बहुत ही ईजिली उनको समझाते हैं। इनफैक्ट सर की एक बहुत अच्छी बात है कि वो फॉर्मूला को आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाते हैं कि अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आपको वो एक्सप्लेनेशन याद रहे, ताकि आप खुद ही फॉर्मूला डिराइव कर सके। तो थैंक यू सो मच टू IAS सेतु फॉर बीइंग सच अ हेल्पफुल पार्टनर इन दिस जर्नी। थैंक यू सर।